हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्वेश्चनायर करेंगे प्रश्नावली होती क्या है। तो अगर आप सोशियोलॉजी से कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी का हो, यूजीसी नेट का हो, जीआईसी लेक्चर का हो, या यूपी पीजीटी का हो, या आरपी एग्ज़ाम का हो, या अदर किसी भी स्टेट से, या सेट एग्ज़ाम, या फिर ऐसे या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि इनसे भी आपके प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो क्वेश्चनायर होता क्या है? यह भी तथ्य संकलन की एक प्राथमिक विधि है। तथ्य को हम जब फैक्ट को लिखते हैं, संकलित करते हैं, तो ये उसकी एक विधि है। ठीक है। इसमें शोधकर्ता घटना से संबंधित प्रश्नों की सूची बनाकर डाक द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों को भेजता है। ठीक है। इसलिए कूडी एंड हार्ट ने इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रविधि भी कहा है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है और न्यूनतम धन से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। शायद इसलिए इसे सर्वाधिक उचित प्रविधि या विधि माना जाता है। प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। ठीक है। जिसे उत्तरदाता स्वयं भरकर उसे वापस लौटा देता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली के प्रकार। पहली, संरचित या संयोजित प्रश्नावली। स्ट्रक्चर क्वेश्चनायर क्या होता है? इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ में करने के पूर्व ही किया जा सकता है। ठीक है। तो पहले ही बनाकर रख ली जाती है अनुसंधान, ठीक है, उसको करने से पहले। बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। डॉक्टर डीएन मजुमदार ने कानपुर नगर का अध्ययन इसी प्रकार की प्रश्नावली से किया। फिर है अनियोजित या असंयोजित अनस्ट्रक्चर्ड। इससे पहले प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके बारे में उत्तरदाता से उत्तर प्राप्त करना है। फिर है बंद प्रतिबंधित प्रश्नावली। ये क्या होती है? बंद प्रश्नावली जो है, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने संभावित उत्तर लिखे होते हैं। ठीक है। उत्तरदाता को अपना उत्तर इन्हीं में से कोई एक देना होता है। जैसे, क्या आप अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं? तो उत्तरदाता इन दोनों में से किसी एक चिन्ह को लगाता है। फिर है खुली, असीमित और अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें प्रश्न के सामने खाली स्थान छोड़ दिया जाता है ताकि उत्तरदाता स्वयं अपना वक्तव्य विचार लिख सके। जैसे, शिक्षा संबंधी समस्या के समाधान के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो उसके बारे में वो खुद ही बताएगा। चित्रमय प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर है अनुसूची। क्या होता है? यह भी तथ्य संकलित करने की एक प्रविधि है। यह भी प्रश्नों की एक सूची है, लेकिन इसे डाक द्वारा भेजा नहीं जाता बल्कि शोधकर्ता उत्तरदाता से पूछकर इसे खुद ही स्वयं ही भरता है। ठीक है। इसलिए इसे यथोचित एवं प्रभावपूर्ण उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अनुसूची में सामाजिक शोध से संबंधित 3 विधियां होती हैं: अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली। इसलिए इसे साक्षात्कार अनुसूची भी कहते हैं। ठीक है। स्थानीय स्रोत, इसमें लोकल सोर्स होते हैं। जैसे, स्थानीय सोर्स को भी प्राथमिक तथ्य के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि शोधकर्ता स्वयं उस स्थान पर जाकर घटना से संबंधित लोगों से जो है पत्र पत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त करता है। फिर हम आगे जो है सैम्पलिंग पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग होता क्या है। सैम्पलिंग से भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निदर्शन क्या होता है। तो लुटबर्ग ने जो बताया है, पहले है सेंसस मेथड यानी कि संगणना पद्धति। फिर है केस स्टडी मेथड, व्यक्ति अध्ययन पद्धति। फिर है सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, निदर्शन पद्धति। तो निदर्शन भी एक सामाजिक शोध के तथ्य में संकलित की गई एक विधि के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सामाजिक शोध जब किया जाता है तो जब हम तथ्य संकलित करते हैं तो उसके लिए हम इन पद्धतियों का यूज़ करते हैं। इसमें संपूर्ण में से कुछ का चुनाव किया जाता है, मतलब पूरा जो होता है उसमें से हम कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसका चुनाव करते हैं और उसी कुछ पर अध्ययन भी किया जाता है तथा प्राप्त निष्कर्ष को समग्र पर हम लागू कर देते हैं। सामाजिक अनुसंधान में बड़े समूह को या समूह को समग्र कहा जाता है। चुने हुए प्रतिनिधि तथ्य को निदर्शन, यानी हमें जिससे चुनना है, हमें चुनाव करना है कि हमें इन लोगों से इस समस्या के बारे में पूछना है, तो वो क्या हो जाएगा? निदर्शन।
ठीक है। जिन प्रविधि के सहारे निदर्शन का चुनाव किया गया है उसे ही निदर्शन कहेंगे। अब देखते हैं गुडियर हॉट के अनुसार क्या है। एक निदर्शन जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक विस्तृत समूह का लघुत्तर रूप है। ठीक है, एक विस्तृत समूह का लघुत्तर। बोगार्डस निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह से निश्चित प्रविधियों का चयन किया जाता है। इसे एक तरीके से भी समझा जा सकता है जैसे हम सैंपल लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, समझ गए। फिर है समग्र का प्रतिनिधित्व करना है, पर्याप्त आकार होता है, निष्पक्षता भी होती है इसमें और साधनों के अनुरूप होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, साधनों के अनुरूप होता है, सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, व्यवहारिक अनुभव पर भी आधारित होता है। ठीक है। फिर है निर्दर्शन के लाभ क्या होते हैं सैंपलिंग के। समय की बचत, धन की बचत, श्रम की बचत होती है, गहन अध्ययन किया जाता है, परिणामों में परिशुद्धता होती है, तथ्यों की पुनः परीक्षा होती है और प्रशासनिक सुविधा और संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन जो है असंभव होता है। फिर है अध्ययन की दृष्टि से इसके दो भाग हैं, संभावित प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। संभावित निदर्शन वह है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की कितनी संभावना है, कि किसी एक हिस्से में से इसमें हम क्या क्या चुने उसकी संभावना ज्ञात करना। ठीक है, उसी की गणना करना ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है कि हमें इसमें से कितने भाग को चुनना है। अपने सरलतम तथा आदर्श रूप में संभावित निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर होता है। इसके अंतर्गत दैव निदर्शन, क्रमबद्ध निदर्शन, स्तरीकृत, ये एक तरीके के जो हैं इसके विधियां ही हैं। ये निदर्शन जो हैं इसमें ये सारे सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर इसके अंतर्गत वे विधियां आती हैं जिनमें किसी इकाई के चुने जाने की संभावना न तो ज्ञात रहती है और न ही उसकी गणना की जा सकती है। मतलब कि उसकी संभावना या तो है ही नहीं। ठीक है, संभावना न तो ज्ञात रहती है, मतलब हमें पता ही नहीं कि उसकी संभावना हो भी सकती है, कोई हम उसे लें या ना लें अपने अध्ययन विषय के लिए। ठीक है, इस प्रकार के निदर्शन में निदर्शन त्रुटि का आकलन नहीं किया जा सकता। इस विधि में यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक इकाई में सम्मिलित होने के लिए कुछ ना कुछ संभावना अवश्य है। इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी अंश, यानी कि इसमें कोटा सैंपलिंग भी कहते हैं, उद्देश्यपूर्वक और आकस्मिक हो गए, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, ये सब आते हैं। अब हम पढ़ेंगे दैव निदर्शन, ये रैंडम सैंपलिंग क्या आती है। इस प्रकार के निदर्शन में समग्र की सभी इकाइयों को समान रूप से चुने का अवसर होता है, यानी कि सभी इकाइयों को हम चुनेंगे इसमें। ठीक है, इस पद्धति में समग्र की प्रत्येक इकाई निदर्शन के रूप में चुने जाने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक को चुने जाने का अवसर भी मिलता है। तो इसमें आपकी आ जाएगी दैव निदर्शन विधि में अनेक विधियां हैं, जैसे लॉटरी, कार्ड, टिकट, नियमित अंकन, ठीक है, अनियमित, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर है टीपेक एक विद्वान थे जिन्होंने 4 अंकों वाली यानी 10-400 संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के पृष्ठ पर लिख दिया। ग्रिड प्रणाली इसका प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपका जियोग्राफिकल जो एरियाज होते हैं उनके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। देव निदर्शन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का अवसर होता है। यह सबसे सरल विधि है, इसमें निष्पक्षता पाई जाती है, इसमें धन और समय सबकी बचत होती है, लेकिन इसका दोष यह है कि समानता वाले समूह के अध्ययन में सहायक होती है। जब समग्र में बहुत विविधताएं होती है तो उनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर किया जाना होता है। ठीक है, फिर है क्रमबद्ध या अव्यवस्थित, सिस्टमैटिकली जो है, हम नाम से ही पता लग रहा है कि हम सिस्टम से जब किसी का सैम्पलिंग करेंगे तो इस पद्धति में भी दैव निदर्शन के समान सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों की पूर्ण सूची तैयार कर ली जाती है। ठीक है, और फिर क्रमांक प्रदान उसको रोल दिए जाते हैं, उसको क्रमांक दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। फिर जितनी संख्या में निदर्शन का चुनाव करना होता है उसी अनुपात में वो करते हैं। फिर है स्ट्रैटिफाइड, स्तरीकृत, इसे वर्गीकृत यानी बांटना, मिश्रित निदर्शन भी कहा जाता है। इसे स्वजातीयता के आधार पर समग्र के स्तरों में विभाजित किया जाता है, मतलब उनको बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक वर्ग के एक निश्चित जो है इनकी संख्या का चुनाव कर लेते हैं। जैसे कि हम बताते हैं किसी शहर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो हम संपूर्ण नगर को विभिन्न जातियों में बांट देंगे और प्रत्येक जाति से सैंपलिंग लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटिफाइंग हो गया, वर्गीकृत, बांटना जिसे कहते हैं।
फिर है क्लस्टर गुच्छे में। अब गुच्छ से तो आप समझ सकते हैं, इस समग्र इकाइयों को स्पष्ट करना कठिन होता है क्योंकि इसमें विभिन्न इकाइयाँ गुच्छ या समूह के रूप में रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार के सैंपलिंग में जो है इनका यूज़ किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले दैव निदर्शन विधि से समग्र के कई हिस्सों या समूह में विभाजित कर लिया जाता है, फिर दूसरे चरणों में गुच्छों में से दैव निदर्शन विधि की समग्र विधि को चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, स्तरीकृत गुच्छ निदर्शन में अंतर यह है कि गुच्छ निदर्शन चरणों में विभिन्न मतलब जो सैंपलिंग की इकाइयाँ उनका चुनाव कर लिया जाता है पहले ही। ठीक है, क्योंकि वो समूह के रूप में होती है। फिर है बहुस्तरीय मल्टी स्टेजेस, मतलब बहुत सारे स्तर पर की जाती है ये जो सैंपलिंग है। निदर्शन यह विधि कुछ निदर्शन स्तरीकृत निदर्शन की विधियों को सम्मिलित करती है। जब बड़े क्षेत्र से जो है चुनाव करना होता है तो इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि भारत के कई राज्यों में 2 राज्यों का चुनाव, फिर दूसरे चरण में कुछ जिलों का चुनाव, फिर तीसरे चरण में प्रखंडों का, इस तरीके से फिर 2 गांवों का चुनाव करना। फिर है मल्टी फेज सैंपलिंग, बहुपक्षीय। इस प्रकार के सैंपलिंग में जैसे कि नाम से पता है बहुपक्ष यानी इसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं पूर्ण समग्र रूप से संकलित की जाती हैं। सैंपलिंग जो है उसका निर्माण किया जाता है जब केवल एक ही उपनिर्देश होता है उसमें, तो इसे दोहरे निर्देश और द्विनिर्देश भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत स्तर पर किया जाता है, जैसे राज्य, जिला, प्रखंड, गांव आदि का इसमें चुनाव किया जाता है, किंतु बहुपक्षीय रूप से पाई जाती है। ये याद रखिएगा कि ये बहुपक्ष यानी कि कई राज्यों कई जिलों में बांट दी जाती है। फिर है क्षेत्र एरिया वाइज, इसमें क्या होगा, एरिया वाइज सैंपलिंग की जाएगी। इस विधि में सबसे पहले समग्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में यानी कि एरिया वाइज हम बांटेंगे, फिर उन क्षेत्रों का अध्ययन के लिए एक निश्चित क्षेत्र का चुनाव करेंगे, फिर उस क्षेत्र के निवासियों का अध्ययन करेंगे, इसलिए इसे दैव निदर्शन की ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। फिर अब देखते हैं असंभावित में क्या क्या आएंगे। उद्देश्य, जिसकी कोई उद्देश्य होगा, पर्पस होगा। ठीक है, इसमें शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करता है और फिर इस प्रकार के चुनाव में अपनी इच्छा, निर्णय, उद्देश्य आदि उसमें जो है डालता है। फिर आकस्मिक एक्सीडेंटली जो है सैंपलिंग की जिसमें इसमें क्या होता है कि जिन इकाइयों से तथ्य संकलित करने की सुविधा होती है, आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, उसी का ही इसमें चुनाव किया जाता है। इसे सुविधाजनक भी इसलिए कहते हैं जब सामग्री की सूची उपलब्ध न हो तो समय और धन की भी कमी होती है। ठीक है, तो इस इकाई में अस्पष्टता हो और यही विधि जो है शोधकर्ता जो है अपनाता है। फिर है कोटा या कोटा सैंपलिंग क्या होती है, अंश या कोटा किसी भी नाम से आ जाती है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि कोटा निदर्शन में स्तरीकृत निदर्शन के समान समग्र को कुछ विशेषताओं के आधार पर पहले ही कुछ स्तरों के में विभाजित यानी कि संपूर्ण में ना विभाजित करके कुछ छोटे स्तर पर हम कर लेंगे। फिर प्रत्येक वर्गीय स्तर से निश्चित संख्या की इकाइयों का चयन करें, फिर उसमें से कुछ इकाइयाँ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उनका जो है हम उन पर विश्लेषण करेंगे, फिर उसके अनुसार हम सारे पर अपना लेंगे कि ये ऐसे ऐसे जो है प्रॉब्लम इस कारण से हुई थी, तो इसको हम कोटा कहेंगे, जिसमें हम कुछ यानी कि छोटे को लेंगे, छोटे स्तर पर करेंगे, फिर उसको हम बड़े स्तर पर कर देंगे, तो ये कोटा निदर्शन यानी कि कोटा सैंपलिंग होती है। नेक्स्ट है स्वयं चयनित। ठीक है, अब इसके नाम से ही पता लग रहा है खुद ही हमें सेल्फ सेलेक्ट करना पड़ता है। कभी कभी सैंपलिंग का चुनाव शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता, बल्कि समस्या से संबंधित और उसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से सैंपलिंग की इकाई बन जाती हैं। जैसे रेडियो, समाचार पत्र आदि से व्यक्तियों का सहयोग मांगा जा सकता है, रुचि लेने वाले व्यक्ति उसका उत्तर प्रत्युत्तर दे सकते हैं। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे स्नोबॉल यानी हिमगेंद, ये क्या होता है तो इसके बारे में अब जानेंगे। एक ऐसा ये सैंपलिंग है जिसमें सूचनादाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी कि पहले 1 लेंगे, फिर हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, इसलिए बढ़ती जाएगी। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, आधी अधूरी जानकारी होती है। सूचनादाताओं से संपर्क करना, ठीक है, और उनसे जानकारी एकत्रित करना। यह विधि हिमगेंद की उपमा पर आधारित है, जिसमें बर्फ के ढेलों को बार बार मिलाकर गोल किया जाता है, उसका आकार बढ़ाया जाता है, इसलिए इसे स्नोबॉल कहते हैं। यानी कि हम पहले थोड़ा लेंगे, फिर 4 ले लिए, फिर 8 ले लिए, फिर 12 ले लिए, उस तरीके से। ठीक है, इस विधि में शोधकर्ता सर्वप्रथम उन व्यक्ति से साक्षात्कार करता है जो परिचित होते हैं
जिनके पास विषय से संबंधित कुछ जानकारी होगी। समझ गए आप सब? तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि त्रुटि, सैम्पलिंग एरर, इसे क्या कहते हैं? जब समग्र से निर्देशन का चुनाव किया जाता है तो माना जाता है कि समग्र की सभी विशेषताएं इस निर्देशन में होगी, यानी कि त्रुटि होगी। किंतु जब वास्तविक रूप में निर्देशन निकाला जाता है तो इसके चयन में मुख्य रूप से त्रुटियों की संभावना रहती है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है सैम्पलिंग एरर। जब एरर हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तब इसमें आता है चयन की प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर जो हमने विधि का यूज किया है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तो ये थी सैम्पलिंग एरर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर करिएगा, कई बार इसमें से प्रश्न आए हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर आप इसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।